देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पीएसएलवी यान और साथ ही साथ एएसएलवी यान के बारे में समझेंगे, जानेंगे। जैसा हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि यान क्या होता है, यान कहाँ से विकसित किए जाते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि एसएलवी यान क्या होता है और ये कितने चरणीय होता है, किस तरीके से इसने सफलताएं अर्जित की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। आप सभी लोग अंत तक बने रहिए और इस क्लास का लुत्फ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखते हैं अब हम पढ़ेंगे एएसएलवी यान के बारे में। देखिए, ये भारत का दूसरा यान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये भारत का दूसरा यान है जिसका इसरो द्वारा या इसरो के सहयोगी निकायों द्वारा विकास किया गया। देखें, इसका फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है इसका? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में कहते हैं संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। चलिए, तो इसका ये फुल फॉर्म है। अब देखते हैं ये यान कितने चरणीय है। तो ये यान 5 चरणीय है। याद रखिएगा, कितने चरणीय है? 5 चरणीय है। इसका विकास एसएलवी यान के बाद किया गया। अब इसका विकास का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग मान के चलते हैं 400 से 500 किलोमीटर तक पृथ्वी की निम्न कक्षा में लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 150 किलोग्राम के वजन को पहुंचाना था। अब वजन क्या होगा? वजन होगा भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसका क्या उद्देश्य था? पृथ्वी की निम्न कक्षा में 150 किलोग्राम तक के वजन को पहुंचाना है। अब देखते हैं, ये 5 चरणीय था और इन 5 चरणों में जो ईंधन प्रयोग किया गया था वो पहले में भी ठोस था, दूसरे में भी ठोस ईंधन था, तीसरे में भी ठोस ईंधन था, चौथे में भी ठोस ईंधन था और 5वें में भी ठोस ईंधन था। अब देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो भाई ये 5 चरणीय है, एसएलवी में 4 चरण थे, ये 5 चरण है, तो निश्चित रूप से इसकी ऊंचाई एसएलवी से ज्यादा होगी। तो एसएलवी था भाई 22 मीटर और ये था 23.5 मीटर। कितना था ये? 23.5 मीटर, लगभग 24 मीटर मान के चलिए। कितना था ये? कितने मीटर ऊंचा था? 24 मीटर। अब इसका उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एसएलवी केवल 40 से 50 किलोग्राम को ही पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेज सकता था, लेकिन ये 150 किलोग्राम से भी 150 किलोग्राम तक के वजन को पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजने के लिए बनाया गया था। यह भी एक प्रायोगिक यान था। कैसा यान था? प्रायोगिक यान था, मतलब प्रयोग करने के लिए बना रहे थे इसरो यान था। अब भाई इसने कुल कितने मिशन किए? तो इसने कुल मिशन जो किए हैं वो किए हैं 4। कितने मिशन किए हैं? 4। और इन 4 मिशनों में से केवल एक मिशन इसका सफल रहा, केवल एक मिशन। बाकी सभी मिशन इसके क्या रहे? असफल रहे। सभी मिशन लगभग असफल हो गए। इस यान का विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो इस यान का विकास कार्यक्रम जो इसरो द्वारा शुरू किया गया वो 1983 से 1994 तक रहा। और इस समय या टाइम पीरियड में इसने कुल कितने मिशन किए भाई? इसने कुल 4 मिशन किए और इन 4 मिशनों में कितना सफल हुआ? केवल एक सफल हुआ, बाकी असफल हो गए। तो ये यान इसरो के जो स्वप्न था, इसरो का जो आशा थी, उस आशा में खरा नहीं उतर पाया। इसी कारण इसरो ने इस यान को या इस यान के विकास को या इस यान के प्रोग्राम को बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? 1994 में। कब बंद कर दिया? 1994 में। और 4 मिशन के बाद फिर इस मिशन प्रोग्राम को बंद करने के बाद कभी भी पुनः इसको लॉन्च नहीं किया गया। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये कितने चरणीय था भाई? 5 चरणीय था। किस लिए विकसित किया गया था? तो इसको विकास किया गया था कि 150 किलोग्राम तक के वजन को भाई तुम्हें कहां लेके जाना है? पृथ्वी की निम्न कक्षा तक लेके जाना है। इसकी कुल कितनी ऊंचाई थी? 23.5 मीटर थी या 24 मीटर थी। एसएलवी और एएसएलवी यान के विकास के बाद अब इसरो सोच रहा है
कि अभी तक जो ये यान विकास किए हैं ये खास सफलताएं अर्जित नहीं कर पाए और इसरो के महत्वाकांक्षा को या इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। इसी के परिणाम स्वरूप इसरो ने, ये भाई पहला था, ये दूसरा था, अब इसरो ने तीसरे यान के विकास का प्रोग्राम बनाया और इस तीसरे यान के विकास का जो प्रोग्राम बनाया जिसे नाम दिया गया PSLV। क्या नाम दिया गया? PSLV। और इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय, कौन सा? ध्रुवीय, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब देखिए, इस यान का विकास इसरो ने 1993 में कर लिया था। कब कर लिया था? 1993 में कर लिया था। और ये यान इसरो की जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने में पूरी तरीके से सफल रहा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस यान ने इसरो की जो इच्छा के साथ इसको विकसित किया गया था उस इच्छा से भी बढ़कर कार्य किया और भारत का नाम ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ना सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक विशेष ख्याति और एक विशेष सम्मान दिलाया। ये यान वही यान है जिसने भारत को पूरे विश्व में यान या स्पेस टेक्नोलॉजी में विश्व के तमाम ताकतवर देशों को जो स्पेस टेक्नोलॉजी में विशेष नाम रखते थे उन्हें भी भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, मैं इस यान की बात कर रहा हूं जिसने अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य किया। इसी यान से भारत ने साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट किया। इसी यान से भारत ने साल 2013 में मंगल मिशन किया और इसी यान से भारत ने आगे चलकर विश्व में सबसे पहली बार 105 उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया। इसी यान से भारत ने भारत की पहली वेधशाला जिसका नाम है एस्ट्रोसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इसी यान ने भारत का जो स्पेस प्रोग्राम था उस स्पेस प्रोग्राम में इस यान ने एक विशेष प्रकार की सफलताएं अर्जित करके भारत के सम्मान और गौरव को बढ़ाया है। तो चलिए ऐसे यान के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। सभी को बारी बारी से समझेंगे जिस तरीके से हमने SLV और ASLV के यान को समझा है। PSLV यान। PSLV यान का विकास जैसे मैंने बताया इसरो द्वारा कब किया गया? 1993 में। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था विकसित करने का? तो इसका उद्देश्य था कि यह यान सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ये पृथ्वी की एक कक्षा होती है जिसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहते हैं, SSPO कहते हैं, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में जो 1000 किलोमीटर, कहां तक? 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि आर्टिफिशियल उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित करना है। देखिए यहां पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कैसी होती है? तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षा होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर उपग्रह को क्या करवाता है? गति करवाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को। इसी को कहा जाता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। तो भाई सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इस यान का विकास किया गया। अब देखते हैं यह यान कितने चरणीय था, चरण कितने थे, स्टेज कितनी थी इसमें। तो स्टेज के बारे में जानते हैं। तो इस यान की जो स्टेजें थी वो 4 स्टेज थी। कितनी स्टेज थी? 4 स्टेज। देखिए 4 स्टेज ये यान था। ध्यान से देखिएगा, ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड और ये थी फोर्थ। जो पहली स्टेज थी उसमें ईंधन जो प्रयोग किया गया था वो था ठोस। दूसरी जो स्टेज थी उसमें जो ईंधन प्रयोग किया था वो था द्रव। तीसरी जो स्टेज थी इसमें पुनः फिर से कौन सा? ठोस ईंधन।
और चौथी जो स्टेज थी इसमें कौन सा ईंधन, द्रव ईंधन प्रयोग किया गया था। देखिए ईंधन के पैटर्न को इस यान में बदल दिया गया और ये काफी कारगर भी रहा। ठोस ईंधन अच्छा भी है, उसके साथ एक कमी भी है। देखिए जानिए कैसे। ठोस ईंधन को एक बार प्रज्वलित कर दिया जाए, अगर एक बार प्रज्वलित कर दिया जाए तो उसे ऊपर रोका नहीं जा सकता। भाई हम अगर जमीन पर कोयला प्रज्वलित कर दें तो भाई कोयले को जला दें तो कोयला तब तक दहन करता रहेगा जब तक उसमें कोयला या ईंधन बचा हुआ है। यहाँ पर तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सा पानी डाल दिया या मिट्टी डाल दी, बालू डाल दी, लेकिन वहाँ तो टैंक में भरा हुआ है। अब उस टैंक में उसको रोकने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो कोयले के साथ ये कोयले के जहाँ ताप क्षमता अधिक होती है ना, प्रज्वलन क्षमता अधिक होती है ना, वहीं उसकी एक कमी भी होती है। इसके अलावा लिक्विड ईंधन में भाई लिफ्ट कराने की क्षमता या इसकी पावर तो कम होती है, लेकिन इसमें एक गुण भी होता है। लिक्विड ईंधन को हम कैसे भी चालू या बंद कर सकते हैं, अर्थात इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसीलिए इस यान में पहले और तीसरे में ठोस ईंधन, दूसरे और चौथे में द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं भाई ये यान कितना ऊंचाई का था, कितनी ऊंचाई थी इसकी। तो इस यान की ऊंचाई थी वो थी 44 मीटर। कितनी थी भाई इस यान की ऊंचाई? 44 मीटर। याद रखिए काफी ऊंचा था। 44 मीटर आप जानते हो काफी ऊंचाई होती है। इसके बाद देखिए इस यान ने अब तक कितने मिशन किए हैं? तो भाई साल 2021 तक इस यान ने 53 मिशन किए, 53 मिशन किए। और आपको जानकर अचंभा होगा इन 53 मिशनों में यह यान केवल 2 बार असफल रहा है। कितनी बार असफल रहा है? 2 बार असफल रहा है, मतलब 51 बार यह यान सफल रहा है। इसलिए मैं कह रहा था ये यान इसरो की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में पूरी तरीके से सफल रहा है। तो केवल कितनी बार असफल रहा? 2 बार। और कितने मिशन किए इसने? 53 मिशन किए, 53 मिशन किए। इसका जब 50वां मिशन हुआ था, 50वां जब इसका मिशन हुआ था तब इसरो द्वारा एक बुक निकाली गई थी। बुक मतलब किताब निकाली गई थी और इस बुक का नाम था PSLV। क्या नाम था? PSLV@50। अब परीक्षा में आ सकता है भाई, इसको नोट कर लो कि PSLV@50 क्या है? एक किताब है जो किसने लॉन्च की थी? इसरो ने लॉन्च की थी। किस उपलक्ष्य में लॉन्च की थी? तो PSLV यानी कि 50वीं सफलता के उपलक्ष्य में इस बुक को लॉन्च किया गया था। इसरो ने इसे खास नाम भी दिया है। क्या नाम दिया है इसरो ने? इसकी सफलताओं से उत्साहित होकर इसरो ने इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा है। ये इसका भाई उपनाम है, आप कह सकते हो। ये उसका है ना एक पद है, एक पदवी है। इसरो ने इसको क्या कहा है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा है PSLV यान को। PSLV यान ने अपने प्रयासों से, देखिए वर्तमान में इसके कई वर्जन डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ते होंगे PSLV-C है, PSLV-CA है, PSLV-XL है। ये इस तरह के इसके काफ़ी सारे वर्जन हैं। लेकिन इन वर्जनों में इन वर्जनों के साथ ही इस यान ने काफ़ी ज़्यादा सफलताएं भी अर्जित की हैं। मैं आपको सफलताएं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसकी पहली जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये है। पहली इसकी सफलता है साल 2008 की, और इसने साल 2008 में भारत का पहला महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान फर्स्ट किया था। कब किया था? साल 2008 में। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण जो सफलता है वो साल 2013 की है। साल 2013 में इसने मंगल मिशन किया था। कौन सा मिशन किया था? मंगल मिशन। मंगल मिशन मतलब कौन है ना, हमने मंगल ग्रह पर अपना मिशन किया है, मंगल ग्रह के लिए अपना मिशन किया है, उसी को कहते हैं मंगल मिशन। कब हुआ? 2013 में। इसने अगली सफलता है इसकी 2015 की है, महत्वपूर्ण सफलता है। इसने भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। इसे कहाँ स्थापित किया? इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया साल 2015 में। भारत की खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट। इसने
साल 2016-17 में इसने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो विश्व में अब तक किसी भी यान ने नहीं किया था। 105 उपग्रहों को, वैश्विक उपग्रहों को भारतीय उपग्रहों के साथ इसने पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया और ये इसरो द्वारा किया हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा देखिए, इसने भारत का एक और मिशन किया था जिसे कर दिखाया। ये इसी अभियानों के कारण विश्व में काफ़ी चर्चित है और काफ़ी सफल यान भी माना जाता है। विश्व के जो प्रमुख सफल यान हैं उनमें इसका भी नाम गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भारत को काफ़ी सफलताएं दिलाई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सफल यान है। यह काफ़ी सफल यान है। इसकी जो अंतिम उड़ान हुई है वो फरवरी 2021 में हुई है। कब हुई है? फरवरी 2021 में। देखिए, इसकी अंतिम जो उड़ान हुई है वो फरवरी 2021 में हुई है और फरवरी 2021 में इस यान ने ब्राज़ील के पहले उपग्रह जिसका नाम है अमेजोनिया, क्या नाम है? अमेजोनिया के लिए उड़ान भरी थी। ठीक है, इस यान ने, किस यान ने? PSLV यान ने अमेजोनिया के लिए उड़ान भरी थी और इसको अमेजोनिया नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। याद रखिएगा, अमेजन वनों पर निगरानी रखने के लिए वैश्विक रूप से यह पहला उपग्रह है जिसका नाम है अमेजोनिया। ये ब्राज़ील का उपग्रह था जिसे PSLV यान ने सफलतापूर्वक नियत कक्षा में स्थापित किया। तो ये था PSLV यान जिसके बारे में मैंने आपको ये संपूर्ण चीज़ें समझाई हैं। आशा करता हूँ आप सभी को PSLV और ASLV अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर कोई चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।